नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे विद्यार्थियों और आम जन में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने और जागरूकता बढ़ाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। बताएंगे आत्मनिर्भर भारत निर्माण में कैसे सहयोग करेगी सरकार की नई मानचित्र नीति। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता और रुचि जगाने का एक सफल प्रयास। विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा। शोधकर्ताओं, विज्ञान संचालकों और उद्योगों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर किया जाता है सम्मानित। रोगाणु रोधी प्रतिरोध और प्रदूषकों की जांच करेगा पेपर बेस्ड सेंसर। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने महामारियों की चुनौतियों को देखते हुए विकसित की अभिनव तकनीक। और आत्मनिर्भर भारत निर्माण को बल देगा 21वीं सदी का मानचित्रण। भूस्थानिक डेटा और मानचित्र नियमों में उदारीकरण से हर क्षेत्र के विकास में आएगी सटीकता और तेजी। कोरोना महामारी के इस दौर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विज्ञान और वैज्ञानिक सोच वाला समाज किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। यही वजह है कि इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर देशवासी देश के सभी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य भी यही है कि आम जन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि पैदा हो। विज्ञान के इस जागरूकता उत्सव पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। 28 फरवरी विज्ञान के इतिहास में न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने 28 फरवरी 1928 को ही रामन प्रभाव की खोज की थी। रामन की इस खोज ने कणों की आणविक और परमाणविक संरचना को देखने का नजरिया बदल दिया। रामन प्रभाव के लिए उन्हें साल 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत की इसी उपलब्धि की याद में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्र की प्रगति में जितने अहम हमारे वैज्ञानिक हैं, उतना ही जरूरी है वैज्ञानिक सोच वाला तर्कसंगत समाज। विज्ञान के इन्हीं लाभों के प्रति समाज को जागरूक करने और विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा 1986 में विज्ञान के इस उत्सव की नींव रखी गई थी और 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तब से हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर देश के लगभग सभी विज्ञान संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, विज्ञान अकादमियों से लेकर स्कूल स्तर तक वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाने वाली विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। मौजूदा महामारी के दौरान बीता पिछला वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ही वर्ष कहा जाएगा। इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव थीम दिया गया है, जो कि पिछले एक वर्ष में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खासकर कोरोना के खिलाफ समाधान प्रदान करने की उपलब्धियों को दर्शाता है। इस दौरान बहुत कम समय में भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों, वैज्ञानिकों और सहयोगी उद्योगों ने समाधानों के तौर पर वेंटिलेटर से लेकर मास्क, पीपीई किट, जांच किट, सैनिटाइजेशन प्रणालियां और साल के अंत तक वैक्सीन निर्माण में भारत को कोरोना के खिलाफ आत्मनिर्भर और सक्षम बनाया। इस बीच प्रकाशनों, अनुसंधान एवं विकास और नई खोजों में भारत की रैंकिंग तेजी से बढ़ी। इसी दौरान 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का मसौदा आम राय के लिए जारी किया गया, जिसका उद्देश्य है एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो व्यक्तियों और संगठनों दोनों स्तर पर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दे।
जहां सर्वे ऑफ इंडिया ने ड्रोन तकनीक जैसी अत्यंत उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए 10 सेंटीमीटर के उच्च रेजोल्यूशन वाली पैन इंडिया जियो स्पेशल मैपिंग पर काम शुरू किया। वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पहली बार मानचित्र और भूस्थानिक डेटा नियंत्रण नियमों को उदार कर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को बड़ी राहत दी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर संगोष्ठी, व्याख्यान, लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता और पुरस्कारों का एक ही उद्देश्य है, विद्यार्थियों से लेकर शोधकर्ताओं तक विज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा हो और एक ऐसे वैज्ञानिक समाज का निर्माण हो सके जो भारत को एक बार फिर विश्व गुरु के रूप में आत्मनिर्भर राष्ट्र बना सके। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हर वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। बीते एक वर्ष में देश के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और संस्थाओं को विज्ञान के प्रसार और तकनीकी विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना जाता है। प्रमाण पत्र, मेमोरेंडम और धनराशि के रूप में दिए जाने वाले ये पुरस्कार इस क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करते हैं। विज्ञान के इन राष्ट्रीय पुरस्कारों पर एक रिपोर्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध क्षमता और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर पिछले वर्ष के संस्थागत और व्यक्तिगत उत्कृष्ट योगदानों के लिए विभिन्न पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिनमें डीएसटी के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा दिए जाने वाले ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च यानी अवसर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार राष्ट्रीय पुरस्कार आदि शामिल हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत साल 2020 के लिए इस बार पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के लिए केरल के विज्ञान लेखक डॉक्टर एस अनिल कुमार, बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण में उत्कृष्ट प्रयास के लिए हरियाणा के संस्थान इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन इरादा और ओडिशा के इंजीनियर मिहिर कुमार पांडा, नव प्रवर्तक एवं पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए दिल्ली की चिकित्सक डॉक्टर शेफाली गुलाटी और पर्यावरणविद राकेश खत्री को, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तेलंगाना की विज्ञान संचारक डॉक्टर कृष्णा कुमारी चल्ला को चुना गया। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अभिनव स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा 3 श्रेणियों में दिए जाने वाले इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के तहत साल 2020 के लिए 12 कंपनियों को चुना गया है, जिनमें पहली श्रेणी के पुरस्कार के लिए सूरत की L&T स्पेशल स्टील एंड हैवी फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड और मुंबई की विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का चयन किया गया है। दूसरी श्रेणी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार के लिए नोएडा उत्तर प्रदेश की AKS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई की SVP लेजर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, पुणे की कान बायोसिस प्राइवेट लिमिटेड और तंजावुर की एल्गल आर न्यूट्रोफार्म्स प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कारों की तीसरी श्रेणी में 6 स्टार्टअप कंपनियों को इस बार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, जिनमें दिल्ली की कंपनी RAR इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु की फाइब्रो हील वुंड केयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की एल्थियन टेक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे की कंपनी KB कोल्स साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और अहमदाबाद की शिरा मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड और जयपुर की कंपनी न्यूंड्रा इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों ने बीते वर्ष में प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ एक टीम के रूप में काम करते हुए बाजार में नवीनता लाने और आत्मनिर्भर भारत मिशन में अपना अहम योगदान दिया है।
भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों में एक कड़ी और जुड़ गई है। हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने लगातार बढ़ रही महामारियों को देखते हुए एक कागज आधारित सेंसर विकसित किया है। इस सेंसर के द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उससे जुड़े प्रदूषकों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। खासकर जल निकायों के लिए उपयोगी ये सेंसर्स भविष्य के रोग जनकों से लड़ने में मदद करेंगे। एक रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं वैज्ञानिक समुदाय का कहना है कि अगली बड़ी महामारी रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR हो सकती है, जिसमें कई रोगजनकों से लड़ना पड़ सकता है। जैसा कि जल निकाय रोगजनकों और रोगाणु रोधी प्रतिरोध का प्रमुख स्रोत है, इसलिए भारत में इन रोगाणु रोधी और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन्स की निगरानी और आकलन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें अब मदद करेगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का नवीन आविष्कार। संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा कागज आधारित सेंसर विकसित किया है जो बहुत कम लागत में आसानी से जल स्रोतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पर प्रभाव डालने वाले रोगाणु रोधी प्रतिरोध और उससे जुड़े प्रदूषकों का पता लगा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द इंडो यूके वाटर क्वालिटी प्रोग्राम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इन सेंसरों के विकास के लिए आईआईटी मद्रास का समर्थन किया। आवर टीम एट आईआईटी मद्रास, हमारी टीम ने जल निकायों में प्रदूषकों की एकाग्रता को मापने के लिए आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने वाले कम लागत के नवीन सेंसर विकसित किए हैं। concentration of these pollutants in the water bodies. And these sensors कागज के ये सेंसर माइक्रोफ्लूइडिक्स पर आधारित हैं, जिन्हें आम लेजर प्रिंटर का उपयोग कर आसानी से ढाला जा सकता है। sensors using the commercially available laser printer. आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने लेजर प्रिंटेड माइक्रोफ्लूइडिक्स पेपर आधारित विश्लेषणात्मक सेंसर तैयार किया है। ये प्रतिक्रियाशील द्रव्य या अभिक्रामकों पर आधारित पूर्व सांद्रता के संयोजन पर आधारित तकनीक है, जो अन्य पेपर बेस्ड टेस्टिंग किट की तरह ही परीक्षण के दौरान रंग बदलती है। ये सेंसर एंटी माइक्रोबिलियस का पता लगाने के साथ ही रोगाणु रोधी प्रतिरोधक और उन्हें बढ़ावा देने वाले प्रदूषकों के बीच संबंध को समझने में भी मदद करेगा। आम लेजर प्रिंटर द्वारा निकाले जा सकने वाले ये सेंसर कम लागत में बड़े पैमाने पर निर्मित किए जा सकते हैं। And the whole idea is when we used to use fountain pens, there would be जब हम फाउंटेन पेन इस्तेमाल करते हैं तो स्याही एक तरह से कागज पर फैल जाती है। उसे हटाने के लिए सोखता यानी ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग किया जाता है। ब्लॉटिंग पेपर कागज की सारी स्याही को सोख लेता है। हमने इसी सिद्धांत का उपयोग कर स्मार्ट सेंसर विकसित करने पर विचार किया। हम लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं जिसमें मोम युक्त स्याही होती है। and in an intelligent way to develop smart sensors. So we use a laser printer which has ये मोम मूल रूप से कागज को जल विरोधी बनाता है और तरल को विशेष दिशा में जाने से रोकता है। paper hydrophobic. It prevents liquid from going in a particular direction. There's a bunch of things we use. इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इनका प्रयोग हम एंटीबायोटिक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए कर रहे हैं, जो कि परियोजना का उद्देश्य था। Currently working on. इस सेंसर को विकसित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल और इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस रिसर्च काउंसिल यूके द्वारा इंडो यूके वाटर क्वालिटी रिसर्च प्रोग्राम के तहत आईआईटी मद्रास को सहायता प्रदान की है। इस अभिनव नवाचार से जल जनित बीमारियों और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जैसी चुनौतियों के खिलाफ समाधान विकसित करने में नीति निर्माताओं को आसानी होगी। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों की जानकारी। 22 फरवरी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी VLSR सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में 2 बार किए गए इस परीक्षण के साथ ही भारत अब किसी भी आकाशीय खतरे को रोकने में सक्षम हो गया है।
भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बहुत कम दूरी में लक्ष्य को भेद सकती है। परीक्षण के दौरान लॉन्च से लेकर बंगाल की खाड़ी में कृत्रिम लक्ष्य भेदने तक मिसाइल की रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक यंत्रों द्वारा निगरानी की गई। डीआरडीओ के मुताबिक बहुत जल्द इस मेक इन इंडिया मिसाइल को नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। एक ताज़ा अध्ययन के मुताबिक हेज प्लांट यानी बाड़ के तौर पर इस्तेमाल होने वाले झाड़ीदार पौधे वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को छानने में प्रभावी होते हैं। यूके की रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी और रीडिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ता लंबे समय से इस दिशा में शोध कर रहे थे। अध्ययन के दौरान पाया गया कि शहरी परिक्षेत्र में वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए बाड़ पौधे ज्यादा प्रभावी हैं। कई तरह के पौधों पर किए गए इस अध्ययन में कोटोनिएस्टर फ्रेंशिटियाई जैसे घनी कैनोपी वाले और रोएदार पत्तों वाले पौधे सबसे ज्यादा असरदार हैं। इनमें कोटोनिएस्टर प्लांट अन्य पौधों की तुलना में प्रदूषण सोखने में 20% ज्यादा प्रभावी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक सड़कों और घरों के आसपास इन पौधों की बाड़ लगाने से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ये शोध हाल ही में एनवायरमेंट्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। भारत में टीकाकरण के दौरान यूके वेरिएंट के बाद दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नए कोरोना स्ट्रेन की पुष्टि ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल सहित कई राज्यों में एक बार फिर संक्रमण बढ़ रहा है। इस बीच लंदन में किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि कोविड-19 रोगियों में कार्डियक डैमेज का जोखिम बढ़ जाता है। ये अध्ययन लंदन के 6 अस्पतालों में करीब 148 रोगियों पर किया गया। इस अध्ययन के दौरान रोगियों के खून में ट्रोपोनिन प्रोटीन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जो कि हृदय में नुकसान का संकेत है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित इस निष्कर्ष के मुताबिक लगभग 1 महीना पहले डिस्चार्ज हुए रोगियों में ट्रोपोनिन की मात्रा बढ़ी देखकर उनका MRI स्कैन किया गया, जिसमें हृदय की मांसपेशियों में सूजन और ऊतकों में नुकसान का पता चला, जो कि जानलेवा हो सकता है। हाल ही में नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया। नासा का ये अंतरिक्षयान पिछले 7 महीने से अंतरिक्ष में था और 18 फरवरी को रोवर सहित लैंडर लाल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में जेजेरो क्रेटर के नजदीक एक सूखी झील में उतरा। नासा का ये 6 पहियों वाला रोवर यहाँ प्राचीन सूक्ष्म जीव काल के जीवन के साक्ष्य तलाश करेगा। परसिवरेंस ने उतरते ही मंगल की पहली रंगीन तस्वीरें कमांड सेंटर को भेजी। ये रोवर मंगल से चट्टानों के नमूने भी जमा करेगा। इधर नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के शोधकर्ताओं ने इस दिशा में एक और अध्ययन जारी किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में से कुछ जीव मंगल के वातावरण में भी कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं। फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित ये अध्ययन भविष्य के मंगल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कुछ बैक्टीरिया और फंगी को पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल में भेजा, जो कि काफी हद तक मंगल की वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसी है। देखा गया कि खासकर ब्लैक मोल्ड फंगस उच्च यूवी विकिरण के संपर्क में आने के बाद भी जीवित रहे। ये खोज अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में काफी सहायक होगी। हाल ही में भारत सरकार ने सर्वेक्षण, मानचित्रण और भूस्थानिक डेटा नीति में बड़ा परिवर्तन करते हुए नियंत्रण नियमों को उदार बनाया है। माना जा रहा है कि भारत सरकार का ये कदम इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आइए देखते हैं क्या है ये नीति और इससे किस तरह विभिन्न विकास परियोजनाओं और उद्योगों के विस्तार में होगा बदलाव। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। नक्शा यानी किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों की जानकारी। शुरुआत मानव अनुभवों के साथ हुई। अपने आसपास की जानकारी, रास्तों की पहचान, दिशा ज्ञान, यही सब मानचित्रों का आधार कहे जा सकते हैं। बहुत जल्द मानव के ये अनुभव नक्शों के रूप में कागजों पर उतर आए और विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ साथ इनकी आवश्यकता और सटीकता बढ़ती चली गई।
कागज के मानचित्रों से डिजिटल और 3D भूस्थानिक आंकड़ों से होता हुआ ये सफर आज विभिन्न अनुप्रयोगों के तौर पर हमारे कंप्यूटर और मोबाइल तक पहुंच चुका है। भारत की बात करें तो यहाँ भौगोलिक सर्वेक्षण और संसाधनों के मानचित्रण की केंद्रीय एजेंसी के तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का भारतीय सर्वेक्षण विभाग काम करता है। इस काम में उपग्रही डेटा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी अहम भूमिका निभाता है। बदलते समय के साथ सुरक्षा क्षेत्र के अलावा विकास परियोजनाओं, स्मार्ट और नवीन सेवाओं, आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स, संरचना निर्माण, खनन, कृषि और लघु उद्योग तक हर बुनियादी ढांचा निर्माण और आर्थिक गतिविधियों के लिए आधुनिक मानचित्र सेवा और भूस्थानिक आंकड़े बहुत जरूरी हो गए हैं। हालांकि भारत में मानचित्र और भूस्थानिक डेटा निर्माण, प्रसार और भंडारण पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण के चलते इनके इस्तेमाल के लिए निजी क्षेत्र को लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसकी एक जटिल व्यवस्था रही है। इन प्रतिबंधों की वजह से स्टार्टअप्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, इसलिए इन क्षेत्रों में नवीनीकरण धीमा रहा है, जबकि बाहरी देशों में अब ये जानकारी आसानी से आम मंचों पर उपलब्ध है। आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया मिशन के साथ आगे बढ़ रही भारत सरकार ने अब वक्त की जरूरत को देखते हुए इन डिजिटल नियमों को उदार करने की घोषणा की है, ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मानचित्र और आधुनिक भूस्थानिक डेटा विकास में सहयोग करें और उसका लाभ उठा सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी इस उदार नीति के तहत अब भारतीय निजी कंपनियों को लॉजिस्टिक्स और परिवहन से लेकर सड़क सुरक्षा और ई-कॉमर्स तक के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए डेटा साझा करने की अनुमति दी गई है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और इसरो जैसी सरकारी एजेंसियों से उत्पन्न भूस्थानिक डेटा सार्वजनिक और देश की निजी कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा। भारत के रेगुलेटिंग सेक्टर और निजी संस्थाएं बिना अग्रिम मंजूरी के भौतिक रूप से सुलभ सभी क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रण कर सकती हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा एकत्रित डेटा आसानी से जनता और उद्योगों के साथ साझा किया जा सकता है। भारतीय संस्थाओं को भूस्थानिक डेटा सेवाओं, मानचित्रों के अधिग्रहण और उत्पादन में पूर्व अनुमोदन, सुरक्षा मंजूरी और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इस पहल से हर क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। ये निर्णय डिजिटल इंडिया को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा। भारत में स्टार्टअप, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों के लिए जबरदस्त अवसर बढ़ेंगे, नवाचारों को बढ़ावा देने में मदद करेगा और स्केलेबल समाधानों का निर्माण होगा। रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा यह नीति मानचित्रण के पैमाने, गति और सटीकता को भी बढ़ाएगी। मानचित्र के साथ इस वक्त भूस्थानिक डेटा का महत्व काफी बढ़ गया है। इसे स्थानिक डेटा भी कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद वस्तुओं और सुविधाओं के आंकड़ों का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के आंकड़े हो सकते हैं। इन नियमों के उदारीकरण से अब इन तकनीकों की सटीकता बढ़ेगी और राष्ट्र निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे नदियों को जोड़ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट बिजली प्रणाली आदि में आसानी होगी। इनके साथ आपदा प्रबंधन और जोखिम कम करने में भी ये नीति सहयोग करेगी। इसका सीधा असर कृषि क्षेत्र और किसानों पर पड़ेगा। जियो मैपिंग से फसल बीमा जैसी सेवाओं में फायदा होगा। सूखा, बाढ़ जोखिम क्षेत्र का आकलन, फसलों की स्थिति, सिंचाई का सही समय, कटाई का वक्त जैसी जानकारियों में सटीकता आएगी। सबसे बड़ी बात, इन परिवर्तनों से डिजिटल भूस्थानिक डेटा क्षेत्र में विदेशों और बाहरी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों के जीवन को सरल बनाने और छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। मैपिंग नीति में बदलाव से भारत में अगली पीढ़ी के मैप बनेंगे और भविष्य में भारत मैपिंग शक्ति के रूप में उभरते हुए आत्मनिर्भर भारत की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasad.gov.in।
आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।